ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ देखिए, पुनर्जन्म सुपर 50 बैच हमारा उत्तराखंड वन दरोगा का है। एग्ज़ाम की डेट है 11 जून 2023। ये एक तरह का जो है प्राइवेट बैच है। लिमिटेड 50 सीट से हैं और लास्ट कुछ 40 से 45 दिन हमारे बचे हुए हैं। तो 11 जून के लिए सबसे पहले हमारी आज की ये वीडियो रहेगी। एट द एंड हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि किस तरह से हम टेस्ट सीरीज करेंगे आगे आने वाली। आज हम एक टेस्ट सीरीज तो करेंगे, साथ ही साथ एक एमसीक्यू आपको बताएंगे, प्लस उसके एडिशनल फैक्ट। हर एक क्वेश्चन में कुछ एडिशनल फैक्ट और जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसमें सीधे आंसर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगी। कैसे ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बाकी मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी मैंने 2 पीडीएफ यहाँ पर सेंड कर दिए हैं इस बैच में, स्टैंडर्ड बुक टेस्ट और वन दरोगा का एमसीक्यू सीरीज। अब इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं हिंदी माध्यम के हैं, तो जो हमारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं एक्सप्लेन करता हुआ जाऊँगा। इस वीडियो के अंत में कैसे पूरा रिवाइज सिलेबस करना है मैं पूरा ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी वीडियो आपको देखनी है हमारे चैनल से सीक्वेंस वाइज। उनको देख लोगे तो बहुत हद तक रिवाइज हो जाएगा और सिर्फ एट द एंड एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ 4 चीज़ों के बारे में। ये देखिए, पहला, नाउ मैं एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले एमसीक्यू अभी शो करूँगा, बट उससे पहले 4 चीज़ें ऐसे बता देता हूँ जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मैसॉन की खोज क्या होती है, मैसॉन्स क्या होते हैं। देखिए, आपने भौतिकी विज्ञान में जिसे आप फिजिक्स कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखे होंगे। देखिए, क्वार्क और एंटी क्वार्क से बना रहता है मैसॉन। तो डायरेक्टली पूछा जाता है जो मैसॉन है उसकी खोज किसने की है, हिडेकी युकावा ने। ठीक है, मैसॉन की खोज किसने की है, हिडेकी युकावा। और ये क्या होते हैं, छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जिनका चार्ज 1/3 1/3 मिल के 2/3 हो जाता है। ठीक है, वो बात की बात होती है। अब मैं कहूँगा अगर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है क्या, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन के ही अपोजिट में एक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल जिसे आप कहेंगे, जिसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। होता इलेक्ट्रॉन का चार्ज है प्लस, उसमें प्लस लगे रहता है, बाकी इलेक्ट्रॉन में माइनस। बस ये दोनों में डिफरेंस है। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है, CD एंडरसन ने एवं UF हैश ने। अंग्रेजी माध्यम के बच्चे भी इससे सीख लें, ठीक है, इसलिए मैं पूरा बता दे रहा हूँ। मैसॉन की खोज किसने की है, हिडेकी युकावा ने। पॉजिट्रॉन क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल ही है इलेक्ट्रॉन की तरह। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने, फिर चैडविक आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आते हैं। बट पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ही अपोजिट पार्ट, बट उसमें प्लस साइन रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज में नेगेटिव रहता है। तो इसकी खोज किसने की, CD एंडरसन ने। ठीक है, सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत है। बहुत बड़ी बात है कि सन में और जो स्टार हैं उसमें एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, 2 अणु मिलके एक नया अणु बनाते हैं या एक ही अणु टूट जाता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जनरली जो है हीलियम जो होता है उसका रिएक्शन होता है। तो सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन किसने बताया था, H.A. बैथे ने बताया था। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ अंग्रेजी माध्यम के लिए भी, परा यूरेनियम जो तत्व हैं इन्हें ट्रांस, अंग्रेजी वालों के लिए ट्रांस यूरेनिक एटम्स इन्हें कहते हैं। जनरली यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है। इससे ज़्यादा किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा होगा तो उसे परा यूरेनियम तत्व कहेंगे या ट्रांस यूरेनिक एटम्स कहेंगे। तो ये किसने ढूंढे, GT सोबार्ग ने, राइट। तो 4 चीज़ें लास्ट में जल्दी करेंगे। मैसॉन की खोज की हिडेकी युकावा ने, पॉजिट्रॉन की खोज की CD एंडरसन ने, सूर्य तथा तारों में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है H.A. बैथे ने बताया। परा यूरेनियम क्या होते हैं, ऐसे अणु जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा होगा उसे परा यूरेनियम तत्व कहेंगे, जिन्होंने बताया GT सीबोर्ग ने बताया।
और ट्रांस यूरेनिक जो एटम्स जनरली न्यूक्लियर एनर्जी के पावर जनरेशन में भी काम आता है। ठीक है, बाद में करेंगे, बट अब आ जाते हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट आज की सबसे पहले टेस्ट सीरीज। देन उसके बाद ये भी बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, या उसके लिए एक सेपरेट सी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। पर सबसे पहले आज कर लेते हैं थोड़ा सा क्या MCQ बेस्ड। ठीक है ना, आप भी चाहते हैं अगर सुपर 50 वन दरोगा बैच में ज्वाइन होना, लिमिटेड 50 सीट्स हैं, तो आप जो गिवन नंबर है इसी नंबर पर गूगल पे फ़ोनपे कर सकते हैं। टिल फर्स्ट में 499 रुपीज़ हैं, उसके बाद प्राइसेस बढ़ेंगे। इसी नंबर पर गूगल पे फ़ोनपे करना है 499 रुपीज़। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजनी है और इसी नंबर पर आप अपना टेलीग्राम नंबर सेंड कर सकते हैं। हम उसको अपने जो है ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहाँ पर आपको सभी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी और कैसे करनी है वो भी बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहले MCQ सीरीज। और ये छोटा सा क्वेश्चन है और रिवीजन बेसिस पर वेग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है उसकी अगर चेंज हो रही है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं। उस चीज़ को 4 ऑप्शन है यहाँ पर, बल, मोमेंटम, एक्सेलरेशन या गति। ठीक है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड जो है विथ रिस्पेक्ट टू जो टाइम है वो कितनी बदल रही है, उसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, वेलोसिटी का चेंज होना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, त्वरण। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है और जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसके लिए कुछ टाइम दिया जाएगा या वीडियो को पॉज कर लीजिए। बहुत सिंपल है। साउंड इज ए, ध्वनि एक कौन सी है? टाइडल वेव, मैकेनिकल वेव, सरफेस वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको यहाँ पर डायरेक्टली पूछा गया है जो ध्वनि, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो वो किस तरह की वेव है? आंसर है वो एक तरह की मैकेनिकल वेव्स होती है। अब मैकेनिकल वेव की खास बात क्या होती है? यांत्रिक तरंग, या आप हिंदी में देख सकते हैं, जो ये हिंदी है ये गूगल ट्रांसलेशन वाली है और आपको मेनली ऐसे ही ट्रांसलेशन मिलेंगे। आप चेक करने के लिए इंग्लिश वाले उसमें भी देख सकते हैं। मैकेनिकल वेव क्या होती है? अब ध्वनि का मतलब ये होता है ना, जब एक जगह से दूसरी जगह ध्वनि जाती है तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में जाएगा, तो अब उसके लिए या तो सॉलिड मीडियम चाहिए होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा। और जो मैकेनिकल वेव होती हैं सबसे ज़्यादा, यांत्रिक तरंग जिसे कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? सॉलिड में होती है, रेदर देन गैस में, एयर में। ठीक है, तभी तो आपने ये वाला एग्जाम्पल सुना होगा। एक पटरी है, एक बच्चा पटरी में कान लगा रहा है, एक हवा में सुन रहा है। तो कान, जिसने पटरी में कान लगाए उसको सबसे पहले सुनाई देगा, क्योंकि पटरी सॉलिड से बनी हुई है, ठोस से बनी हुई है। ठोस में जो पार्टिकल होते हैं जल्दी मूवमेंट करके जल्दी आपको साउंड सुना देंगे। ठीक है, तो साउंड एक तरह की मैकेनिकल वेव हो जाएगी। दो का आंसर क्या हो जाएगा? बी। हालांकि आपको जो ये PDF दी गई है, ठीक है, ये PDF दी गई है आपको, इसी के नीचे आंसर भी दिए गए होंगे और बाकी मैं एक्सप्लेन आपको कर भी दे रहा हूँ। साथ ही साथ इस सुपर 50 बैच का ये भी फ़ायदा है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, एक नंबर दिया गया है आपको 7505134891 में अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं। जो भी हमारे पेड ग्रुप के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो क्वेश्चन रिलेटेड टू फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है, या बायोलॉजी भी हो सकता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नया प्रश्न बहुत सिंपल है। इफ़ अ बॉडी इज व्रिल्ड इन ए सर्कल द वर्क डन ऑन इट। देखिए, यदि देखिए सर्कल एक चक्र में घुमाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक है, शून्य है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, या धनात्मक है। हिंदी वाले इसको कर सकते हैं, इसको हिंदी वालों को और अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पर ये बोल रखा है कि अगर कोई बॉडी ऐसे है और सर्कल में घूम रही है, ठीक है, तो इस पर जो कार्य होगा वो कितना होगा? ऋण में जाएगा वो कार्य, 0 होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इज़ पॉजिटिव। देखिए बहुत सिंपल है। मैं जिस हिसाब से, अगर आपके MCQ होंगे, सपोज आपको करा भी नहीं है या समझ में नहीं आता, तो आप ये MCQ सीरीज 11 जून तक पूरी टेस्ट करवाए जाएंगे। आप उन टेस्ट को सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड में सुनना। ठीक है, मैं अभी पूरी वीडियो भी बताऊंगा कि किस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए, आपने अगर
थ्योरी नहीं भी पढ़ी है तो मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा। ठीक है, होता क्या देखो, कोई भी अगर बॉडी है वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो सर्कुलर पाथ में क्यों घूमती है, आप सबको पता है। एक बल वो इसलिए गोल गोल घूम रही है, एक बल तो अंदर को लग रहा है, एक बल कहाँ को लग रहा है, अंदर को लग रहा है। मतलब बल का जो डायरेक्शन है वो अंदर को, किसी भी जगह पर लोगे अंदर को लगेगा, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हो अंग्रेजी में। हिंदी में आपको पता ही है कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूम रही है, गोल पाथ बना के घूम रही है, तो उसमें जो बल होता है अंदर की ओर लगेगा। अब इसका एक्सेलरेशन कहाँ को लग रहा है, ये देखो बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, बॉडी बाहर को ओर जाने लगेगी और फोर्स इसको अंदर की ओर। तो आपका फोर्स और जो एक्सेलरेशन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आप सबको पता है यही सिमिलर कब होता है, जब एक कूली है अपने सर में बोझ रखा हुआ है, अपने सर में बोझ रखा हुआ है, फोर्स ऐसे है, एक्सेलरेशन आगे को हो रहा है, तो 90 डिग्री बना रहा है। वो कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जब भी 90 डिग्री का कोण बनेगा तो उसमें जो काम होता है, वर्क डन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो हमेशा जीरो होता है। तो ये याद रखना, और डायरेक्टली भी ये पूछा जा सकता है। नाउ अलग प्रश्न है, अब ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का आ चुका है, अभी तक फिजिक्स के क्वेश्चन थे, और धीरे धीरे हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी जो क्वेश्चन के नंबर तो हैं वो इंक्रीज करेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन की क्वालिटी धीरे धीरे इम्प्रूव होती रहेगी। ये रिवीजन सीरीज, आप ये है कि आप सब्जेक्ट चैप्टर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो मैं हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स बिकॉज दे पजेज द प्रॉपर्टीज ऑफ। यानी कि मेटल यानी कि जिसे आप कहते हैं धातु, धातु अलग अलग यहाँ पर आकार बना देती है क्योंकि उसमें एक तरह की खास प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक अलग कलर की खास गुण होते हैं उस धातु में। उस धातु के गुण को क्या कहते हैं, ठीक है, उस धातु के गुण को क्या कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, उत्तर है आपका ये मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। ठीक है, मैलिएबिलिटी और लचीलापन। ठीक है, मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई धातु है, मान के चलो सोना है, सोने की अगर छोटी सी ये पॉइंट भी है, अगर इसमें आप 2-3 वो मारोगे, ठीक है, चपटे ईंट मारोगे तो ये थिन शीट्स में हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप सबको पता है कि अगर हमारे पास 1 ग्राम सोना भी है तो अगर उसको हम डक्टाइल करते हैं तो वो तार की तरह फैल भी सकता है। ठीक है, तार की तरह फैल भी सकता है, इतना बड़ा लंबा हो जाता है। तो धातु की यही प्रॉपर्टी, धातु का यही गुण मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी ही उसको अलग अलग आकार बदलने में मदद करता है। तो उस गुण का नाम क्या कहते हैं रसायन विज्ञान में, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी मतलब लचीलापन मतलब, और हिंदी में समझाऊं तो 1 ग्राम है तो कितने भी लंबे तार में आप बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए नया प्रश्न बहुत सिंपल है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। आपका स्पेरिकल मिरर है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर होगा। देखो एक गोलाकार दर्पण है तो उसका वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर होगा, ये आपसे डायरेक्टली पूछा गया है। हिंदी वाले ये देख लो, उसका इंग्लिश में बता देता हूँ, फिर डायरेक्टली आपको ये मैंने वो भी बताया था। ठीक है, क्या इसको शो करके फिजिक्स में। तो नाउ देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ एक गोलाकार दर्पण क्या होता है, या उसी को अंग्रेजी में स्पेरिकल मिरर क्या होता है। मैं कोई भी मिरर बताऊँगा आप सबको समझ में आ जाएगा। सपोज ये मिरर है, ठीक है, ये क्या है, मिरर है। अब देखो ये होता है जो बिंदु होता है, ये पोल होता है जिसे पोल कहते हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ अगर सपोज ये मिरर पूरा होता शीशा, ये मिरर पूरा होता शीशा, तो उसका जो बीच वाला हिस्सा होगा, जो भी ये लाइन होगी उसका जो बीच वाला होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, सी कहते हैं। इन दोनों के बीच की जो इक्वल डिस्टेंस है उसे फोकस कहते हैं, एफ कहते हैं। ठीक है, कोई भी आप सबको पता है, कोई भी अगर रे आती है तो वो फोकस से होते हुए जाती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, किसी भी शीशे का
बीच वाला मध्य वाला जो बिंदु होता है उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। हिंदी में जो सी मैंने दिखाया उसी को कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। कोई भी गोलाकार दर्पण है तो उसका मध्य बिंदु ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये सी, ये पी और ये एफ, राइट? ओके, चलिए अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड ए और एन। मोटिव जर्म सेल को कहा जाता है आइसोगैमेट, गैमेट, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट। अब देखो एक और चीज़ है कि मोटाइल जम किस में होंगे, मतलब मोटाइल जम किस में होंगे आपके? सिर्फ मेल गैमेट्स में। किसके? मेल गैमेट्स में ही होंगे, नर युग्मक मेल गैमेट में ही मोटाइल सेल होंगे। मोटाइल का मतलब होता है जो मूवमेंट करे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाए। एग थोड़ी ना जाते हैं, तो मेल गैमेट्स ही जो होते हैं उनको मोटाइल जर्म सेल कहते हैं। तो उसे आइसोगैमेट भी नहीं कहेंगे, सिंपल गैमेट भी नहीं, उसे मेल गैमेट कहेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। और ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, इनको क्या करना, 2x में सुनना, ठीक है? देखो एक बहुत अच्छा जो प्रश्न है, पौधों को उपचारित करके बौनेपन को नियंत्रित किया जाता है। अब इसी को अंग्रेजी में देखो। कभी कभी हमें क्या है कि ड्वार्फनेस होती है, इसी को हिंदी में समझना, ठीक है? और इससे रिवीजन भी करना। ड्वार्फनेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग प्लांट्स विल। अगर पौधे लंबे नहीं हो पा रहे, छोटे ही रह जा रहे हैं, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास पौधों में एक क्या होता है, हार्मोन होता है भाई साहब। तो आंसर है जिबरेलिक एसिड। अगर जिबरेलिक एसिड देंगे तो प्लांट्स में जो है बौनापन नहीं रहेगा, ड्वार्फनेस नहीं होगी। एक और ख़ास बात, ऐसे पौधे जो जेनेटिकली छोटे हैं, मतलब एक जनरेशन आ रही है, दूसरी पीढ़ी भी उन पौधों की छोटी ही हो रही है, अगर उसमें थोड़ा सा इलंगेशन चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा बौनापन हटाना है उन पौधों से, तो हमको जिबरेलिन या जिबरेलिक एसिड की ज़रूरत होती है। तो यही पूछा गया है, पौधों को उपचारित करके बौनेपन को नियंत्रित किया जा सकता है जिबरेलिक एसिड, जिसे जिबरेलिक अम्ल भी कहते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कार इज़ 5 मीटर पर सेकेंड एंड द फाइनल वेलोसिटी इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, देन द एक्सेलरेशन क्या होगा यदि किसी कार का प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकेंड है और अंतिम वेग 5 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड है? तो एक्सेलरेशन क्या होगा? बहुत सिंपल है, छोटे ए का फॉर्मूला। मैं आप लोग पॉज कर लीजिए, ठीक है, इस वीडियो को, और अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। नाउ देखिए, आई होप आपने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दिया होगा। मैं आप लोगों को एक्सेलरेशन, जिसे आप हिंदी में त्वरण कहेंगे, या और जो भी आप बोलना चाहें, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है समय के आधार पर आपकी जो गति है अलग अलग हो रही है, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, जिसे प्रारंभिक वेग कहते हैं, ये तब शुरू होता है जब एक मोटर व्हीकल स्टार्ट करती है, जब टाइम शून्य होता है, ठीक है? और प्रारंभिक वेग को हमेशा किससे दिखाएंगे? v से, ठीक है? किससे? u से दिखाएंगे। प्रारंभिक वेग को किससे? u से। अंतिम वेग को क्या होता है? v से दिखाएंगे, फाइनल वेलोसिटी। तो हमारा एक्सेलरेशन, त्वरण, a की फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस u अपॉन टी। यही तो निकालना है ना हमें। अब देखो जो जो दिया है वो हम देख लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी को u कहते हैं, तो ये हो जाएगा 5। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v
v हो जाएगी 10। समय कितना दे रखा है टाइम बात का 5 सेकेंड। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो a बराबर क्या होगा v 10 माइनस 5/5। तो उत्तर क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 में से 5 गया ये और कटा ये, तो एक्सेलरेशन और टाइम का ये हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहेगा एक्सेलरेशन। अब देखो नया प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू मेजर द एग्जैक्ट पीएच। इनमें से निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर सटीक पीएच को मापने के लिए जो है काम में आता है। 4 ऑप्शन है आपके, ये देखिए ऑप्शन है। पहला है ईओ, यहाँ पर पीएच के बारे में बात कर रहा है। पीएच के बारे में बता देता हूँ, इसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, जर्मनी में इसे पोटेंज भी कहते हैं। और जर्मनी जब इसे पोटेंज कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन 0, 7 और 14। तो इनमें से पीएच की एग्जैक्ट वैल्यू कौन बता पाएगा। ठीक है, पीएच की एग्जैक्ट वैल्यू कौन बता पाएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सेवरल डाइज होती है, बहुत सारे डाइज का मिक्सचर होगा। अगर उसमें किसी भी उस डाई में एसिड या बेस पड़ेगा तो वो एक कलर शो कर देता है, वो एक कलर शो कर देता है जो कि हमारे एक 0 से लेके 14 तक की स्केल में होता है। अब जो भी कलर शो करेगा वो हमारा एग्जैक्ट पीएच बता देगा। ठीक है, वो पीएच बता देगा कि दी हुई चीज़ ज़्यादा अम्ल वाली है या क्षार वाली है। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनमें से बताना है 10th का आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कुछ इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, 10th का ये। ठीक है, क्वेश्चन है एल्युमिनियम ऑक्साइड इज डैश डैश इन नेचर। आपको पता होना चाहिए एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया और जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये जनरली एम्फोटेरिक भी होते हैं। अब देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का गुण क्या है, नेचर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ये जो कंपाउंड है ये अम्ल की तरह भी बिहेव करता है और क्षार की तरह भी बिहेव करता है, तो इसलिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड इन्हें कहते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो देखो मैं दोबारा जल्दी जल्दी बता देता हूँ 1 से लेके 10 तक। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन, मतलब जब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी टाइम के साथ, उसे ही एक्सेलरेशन कहते हैं। यहाँ से आपको एक फॉर्मूला याद हो जाएगा, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम समय, ए एक्सेलरेशन त्वरण। साउंड एक मैकेनिकल वेव है, मतलब जिसको ट्रैवल करने के लिए सॉलिड, लिक्विड या गैस वाला मीडियम चाहिए। अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में, गोल वाले पाथ में घूम रही है तो उसमें जो काम होगा, वर्क डन होगा, वो हमेशा शून्य रहेगा। थर्ड का आंसर 0। अगर एक धातु है, अगर उसको बहुत लंबा चादर बनाई जा सक रही है, उसकी लंबे तार में बनाया जा रहा है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी का मतलब होता है लंबी शीट्स, लंबे चादर में ठोक ठोक के बना सकते हैं। डक्टिलिटी, छोटे पतले तार में बना सकते हैं। धातु की ये खास बात होती है। एक गोलाकार दर्पण जिसे स्पेरिकल मिरर कहते हैं, एक हो जाएगा कॉनकेव, एक हो जाएगा कॉन्वेक्स। ठीक है, दोनों को ही अगर ये पूरा बनाओगे ऐसे, ये तो पूरा बनता नहीं है अगर कॉपी में बनाओगे, शाइनिंग सरफेस, अगर इसी गोले को पूरा कर दोगे, जो मध्य वाला पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला पोल
और ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है। ये इनके बीच की दूरी फोकस होती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा आंसर? इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए स्पेरिकल मिरर, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? मोटाइल जर्म, मतलब चलने फिरने वाला जो गैमेट होता है वो किस में होता है? वो नर में होता है। नर का ही तो जनरली आप देखते हो वो मोटाइल जर्म होते हैं, राइट। अब ये सबसे अच्छा प्रश्न था कि अगर कोई पौधा है और जेनेटिकली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बोनापन ही हो रहा है, उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए जो हार्मोन है जनरली जो उपयोग में आता है दवा, उसके कहते हैं जिब्बेरेलिक एसिड, जिब्बेरेलिक अम्ल, ठीक है। इसका तो मैंने बता दिया था। ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा? A = V - U/T वाले से, ठीक है। अब मैंने pH वाला भी बता दिया, यूनिवर्सल इंडिकेटर इसे आप कह सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। एल्युमिनियम ऑक्साइड हमेशा याद रखना है, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब ये अम्ल की तरह भी बिहेव करते हैं और क्षार की तरह भी, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न बहुत सिंपल है। एक ऐसी धातु बतानी है जो रूम टेम्परेचर यानी कि जनरली 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया ये 1 atm का। तो इस कंडीशन में नॉर्मली अगर कोई एग्जिस्ट करता है, कोई धातु है, कमरे के तापमान पर एक तरल होता है, अगर देखेंगे तो वो हमें जो धातु होगा वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, तरल फॉर्म में मिलेगा। देखो आप सबको पता होगा एक धातु का नाम है मरकरी। मरकरी थर्मोमीटर में भी यूज़ होता है। तो मरकरी इतना ज़्यादा तरल होता है और इतना ज़्यादा जो हीट है वो कंडक्ट कर लेता है। आप सबको पता है हल्की सी हीट मुंह में डालते ही थर्मोमीटर में मरकरी जो पारा होता है एक जगह से दूसरी जगह ऊपर कितनी ज़्यादा फ्लो कर लेता है। तो मरकरी की एक ख़ास बात होती है कि रूम टेम्परेचर में, अब कभी थर्मोमीटर को ऐसा नहीं होगा कि यार फ्रिज में रखना पड़ेगा तब चलेगा, मुंह के अंदर नॉर्मली उसमें भी डिटेक्ट कर लेगा। तो मरकरी एक ऐसा धातु होता है, 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, लिथियम, कैल्शियम, सोडियम। सोडियम को तो सॉफ्ट होता है, चाकू से काटा जाता है, और केरोसिन मिट्टी तेल के बर्तन में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा इनिशियल के जो ये होते हैं, सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, इसलिए इसको मिट्टी तेल में पानी में लगते ही आग लग जाती है। बट अभी क्वेश्चन ये था कि कौन सा धातु जो है लिक्विड है रूम टेम्परेचर में, वो है मरकरी, ठीक है। देखिए आज जो वीडियो में मैं सबसे पहले इतना ही कराऊंगा। अगली जो वीडियो है मुझे एक और बनानी है रिगार्डिंग द कौन कौन से सुपर 50 में किस तरह से एक फ्री बैच से भी आप ज्वाइन करके जो है वीडियो एंजॉय कर सकते हैं, जो हमारे पिछले साइंस की है। बाकी जो पेड बैच है उसमें ये टेस्ट सीरीज होंगी प्लस सॉल्यूशन प्लस क्वेरीज आपको मिलेगी। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज़ एल्काइन। एल्काइन तो जनरली क्या होता है? एल्काइन एक ऐसी चीज़ होती है, जनरली एल्काइन क्या होती है, जैसे एल्कलीज होते हैं। एल्कलीज क्या होते हैं? ऐसे बेसिस जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा क्षारीय है अगर इसमें बोला जा रहा है। देखिए कभी भी अम्ल और क्षार के बीच में आपको जो है पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये काम कैसे करेंगी, ठीक है, ये काम कैसे करेंगी। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है, इसको मैं बताऊँगा। एल्कलाइन जनरली होते क्या हैं? एल्कलाइन ऐसे कंपाउंड होते हैं, या एल्कली जिसे आप कहते हो, ठीक है, एल्कली जिसे आप कहते हो। इसमें ये मिसप्रिंट हुआ है। मैं डायरेक्टली ऑप्शन जो है वो अभी टेलीग्राम ग्रुप में मैं भेज दूंगा कि क्या क्वेश्चन है। बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं इसमें मिसप्रिंट भी हैं, बाकी हम देखेंगे कि फॉस्फोरस क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी मैं आप लोगों को एल्कली एल्कलाइन ये ग्रुप कौन से हैं, सॉल्यूशन कौन सा होता है, और एग्जैक्ट इसका एमसीक्यू की ऑप्शन क्या है वो डायरेक्टली टेलीग्राम में भी लिस्ट कर दूंगा। अगला जो एमसीक्यू होगा इसी पर बनेगा। वनरोगा का सिलेबस कैसे ख़त्म करना है और लास्ट 45 डेज की स्ट्रेटजी वाली वीडियो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। बट उससे पहले मैंने सोचा है कि एमसीक्यू भी पोस्ट कर देता हूँ ताकि आप कुछ 8 से 10 क्वेश्चन कर लो। बाकी इसी के आगे मैंने वो भी दिया था डिस्कवरी वाला, ठीक है।
तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।